वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अपने सिलेबस की पहली पोयम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। साथ में इसके पोइट का नाम दिया गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस सेशन में हम इस पोयम की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जानेंगे, साथ ही साथ इसके वर्ड मीनिंग और इसमें यूज हुए पोइटिक डिवाइस का भी एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलिए देखते हैं। अब दिए गए हैं आपके सामने दो फोटो। इन दोनों फोटो को आप ध्यान से देखिए और इसके विजुअल्स को अपने दिमाग में सेट करिए कि पोयम का बैकग्राउंड क्या रहा होगा, कैसा सीन होगा जब पोइट ने इस पोयम को लिखा होगा। तो देखोगे तो पहला जो फोटो है उसमें नीचे एक व्यक्ति बैठा है, ऊपर एक कौवा उड़ता दिख रहा है, आसपास में आपको बर्फ़ के कण गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ में एक पेड़ है। सेम दूसरे फोटो में है जहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, उसके ऊपर डाली पर एक कौवा बैठा हुआ है, वहाँ पर भी आपको बर्फ़ के कण गिरते हुए दिखाई दे रहे होंगे। यानी कि ऐसी कुछ सेटिंग है हमारी पोयम के बैकग्राउंड की। तो चलिए अब जानेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन इसकी। हमारी पोयम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके पोइट हैं। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। पिछली स्लाइड में जो फोटो थे उनको देखकर अब आप समझ चुके होंगे कि पोयम जब शुरू होती है तो एक पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है एक क्रो और उसके नीचे बैठा है पोएट। तब वो कहता है द वे ए क्रो, जिस तरीके से उस कौवे ने शुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर डाला, यानी कि हिलने से कुछ बर्फ़ के कण नीचे गिरे। अब हुआ क्या, जो क्रो ऊपर बैठा था जब वो पेड़ की डाली पर से उड़ता है तो उसके उड़ने से डाली की मूवमेंट होती है और डाली की मूवमेंट होने से बर्फ़ के कुछ कण नीचे गिरते हैं। और नीचे कौन बैठा था? पोएट खुद बैठा हुआ था। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, बर्फ़ के वो कण नीचे गिरते हैं उस जहरीले पेड़ पे से। हेमलॉक जो है वो एक जहरीला पेड़ होता है, पॉइजनस ट्री होता है। ये यहाँ पर हमने मेंशन कर रखा है। पहला है क्रो जो एक पक्षी है, दूसरा है हेमलॉक जो कि एक पॉइजनस ट्री है, जहरीला पेड़ है। अब आप अगर सोचोगे इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर तो हमारी सोसाइटी में करो और हेमलॉक ट्री जो कि एक जहरीला पेड़ है, दोनों को ही समाज में नेगेटिव रूप से माना जाता है। कौवे को भी हम अच्छा नहीं मानते, इसके विपरीत हम कोयल को अच्छा मानते हैं। बोलते हैं कोयल की आवाज़ अच्छी होती है, लेकिन कौवे की आवाज़ कर्कश होती है जो हमें अच्छी नहीं लगती है। साथ ही जब हेमलॉक है उसके तो नाम में ही आ गया कि वो एक जहरीला पेड़ है, तो जहर अपने आप में एक नकारात्मक सोच लेकर आता है। चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा पैसेज। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। पोइट कहता है कि वो बर्फ़ के कण जब नीचे गिरते हैं तो वो मेरे हृदय में, मेरे मन के भाव में एक परिवर्तन लेकर आते हैं। और वो परिवर्तन आने का प्रभाव क्या पड़ता है कि उस दिन का जब मैं उदास होकर उस पेड़ के नीचे बैठा था, अपने खराब भावों से अपने दिन को गुजार रहा था, दिन का कुछ हिस्सा अब मेरा बच जाता है, सेव हो जाता है। वो दिन जिसको मैं बर्बाद कर रहा था। लास्ट में वर्ड है र्यूड। र्यूड का मीनिंग होता है बर्बाद करना, वेस्ट करना। अब आप देखोगे कि पोयम जो है उसमें दो नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं जो कि पोएट के लिए पॉजिटिव चीज़ें लेकर आते हैं। करो और हेमलॉक ट्री, ऊपर से जो बर्फ़ के कण गिरते हैं वो पोएट को खुश कर देते हैं, उसका दिन जो खराब हो रहा था उसको वो बचा लेते हैं। यानी कि प्रकृति की कितनी बड़ी ताकत को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है कि बर्फ़ के कण अब मानो तो बहुत छोटा सा इवेंट है,
लेकिन वो पोएट के दिन को, उसके मन को बदल देते हैं। यानी कि कितनी ज़्यादा पावरफुल सेंसेशन है नेचर की, जो किसी भी दुख दर्द से इंसान को बाहर निकाल सकती है। अब देखते हैं इसके कुछ वर्ड मीनिंग। आया था वे का मीनिंग होता है टाइप या तरीका, कि किसी कार्य को किस तरीके से किया जाए। फिर करो का मीनिंग आप समझ चुके हो, एक पक्षी कौवा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। शुक का मीनिंग होता है मूवमेंट होना या हिलाना। फिर है डस्ट ऑफ स्नो, बार बार आया है, जिसका मीनिंग होता है पार्टिकल्स या कण। स्नो का मीनिंग है बर्फ। हेमलॉक एक पॉइजनस ट्री है। और र्यूड का मीनिंग होता है वेस्ट करना या बर्बाद करना। अब आपको ध्यान देना है कि पोयम में राइम स्कीम है, वो है ए बी। अब ये ए बी कैसे है इसको देखते हैं। देखो हमें करना क्या होता है, हमें हर लाइन के आखिरी शब्द को देखना है। आखिरी शब्द हमारा यहाँ पर है क्रो, मी, स्नो, ट्री। इन आखिरी शब्द के भी हमें आखिरी साउंड पर जाना है। करो, लास्ट में हमें साउंड आ रही है ओ। फिर देखोगे मी, लास्ट में साउंड आ रही है ई। फिर देखोगे स्नो, लास्ट में साउंड आपको मिल रही है ओ। फिर देखोगे ट्री, लास्ट में यहाँ पर भी साउंड आपको मिल रही है ई। तो जो सबसे पहली लाइन है उसको आप ए लिख के शुरू करते हो। सेकंड लाइन में अगर आपकी आखिरी साउंड जो है वो पहली लाइन से मैच होती है तो आप वहाँ पर भी लिखोगे ए। अगर वो मैच नहीं होती है तो आप नेक्स्ट लेटर लिखोगे, यानी कि बी। अब चलेंगे तीसरी लाइन पे। तीसरी लाइन में है स्नो, आवाज़ आ रही है ओ। अब आपको देखना है क्या ये किसी भी पहली या दूसरी लाइन से मैच होती है। अगर नहीं होती है तो आएगा लेटर सी, और अगर किसी लाइन से मैच हो जाती है तो आप उसी लाइन का लेटर लिख दोगे। जैसे हमारा स्नो ओ की साउंड पहली ही लाइन में क्रो ओ की साउंड से मैच होती है, तो तीसरी लाइन में भी हमारा आ जाएगा ए। फिर देखेंगे चौथी लाइन जिसमें आया है ट्री, लास्ट में साउंड आ रही है ई। तो अब आप देखोगे ये दूसरी लाइन के मी ई से मैच हो रही है, तो इसको भी आप लिख दोगे बी। यानी कि हमारी राइम स्कीम बन गई ए बी। सेम यही तरीका आपको दूसरे पैसेज में भी अपनाना है, तो आप दूसरे पैसेज की भी राइम स्कीम बना पाओगे। आई होप आपको पोएम की एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। इसकी राइम स्कीम और इसके वर्ड मीनिंग आपने नोट कर लिए होंगे और आप इजीली इनको याद कर पाओगे। अब बात करते हैं कि इसमें थीम क्या प्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पर लिखा है थीम ऑफ पॉजिटिविटी। पोयम अपने आप में हमें एक सकारात्मकता का पाठ पढ़ाती है कि हमें अपने विचार को पॉजिटिव रखना चाहिए। मन में जो नेगेटिव इफ़ेक्ट होते हैं, जो कि दुख, दर्द, उदासी की भावना को लेकर आते हैं, उन्हें प्रकृति की कोई भी छोटी सी ताकत, हमें दिखने में वो छोटी लगेगी लेकिन उसका प्रभाव हमारे मन पर बहुत बड़ा होगा। वो हमें उन नेगेटिव इफ़ेक्ट से बाहर निकाल कर हमारे मन को पॉजिटिव एनर्जी से भर देगी और हमारा दुख दर्द भूलकर हम अपने जीवन को हंसी खुशी तरीके से गुजार पाएंगे। अब देखेंगे कि इस पोएम में क्या क्या लिटरेरी डिवाइसेस हैं। देखो कहीं पर आपको लिखा मिलेगा लिटरेरी डिवाइस, कहीं पर लिखा मिलेगा पोएटिक डिवाइस। दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो सबसे पहला इसमें आया है इमेजरी, यानी कि हमें पोएम पढ़ने से पहले ही हमारे दिमाग में एक बैकग्राउंड ऐसा बनता है जिसमें हम सोच सकते हैं कि प्रकृति की कितनी सुंदरता को दिखाया जा रहा है। कि हमें इमेजिन करना है एक ऐसे सीन को जहाँ पर एक ट्री है, ट्री के ऊपर क्रो बैठा है और नीचे बैठा हुआ है पोएट। तो जब क्रो उड़ता है तो ऊपर से बर्फ़ के कण नीचे गिरते हैं।
यानी कि कितना सुंदर प्राकृतिक दृश्य है, नेचुरल ब्यूटी को दर्शाया जा रहा है। सेकंड यहाँ पर आया है सिंबोलिज्म, प्रतीकात्मकता। जैसे कि डस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ़ के कण हैं, वो अपने आप में उस गुजरते हुए समय को दिखा रहे हैं कि जब हलचल होने से बर्फ़ के कण नीचे गिर रहे हैं, उनमें जो मूवमेंट हो रही है, वो साथ ही साथ उस पल को भी बिता रहे हैं और दुख को भगा रहे हैं और मन के भावों में परिवर्तन ला रहे हैं। तीसरा इसमें हमें देखने को मिलेगा कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मीनिंग होता है तुलना करना एक तरीके से। पोएम में आप देखोगे एक आया है क्रो, क्रो का कलर होता है ब्लैक, और साथ में आया है हेमलॉक जो कि एक नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करता है। तो दोनों नेगेटिव एनर्जीज को कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पर। लाइट कलर ऑफ स्नो, अब आप जानते हो बर्फ़ का कलर वाइट होता है, तो आप इजीली समझ पाओगे कि यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट का कंट्रास्ट, दोनों की तुलना की जा रही है एक अच्छा सा प्रभाव क्रिएट करने के लिए। फिर आया है मेटाफर, कंपेयरिंग द फॉलिंग स्नो विद डस्ट। देखो अब आप समझोगे डस्ट, डस्ट का वैसे तो मीनिंग होता है धूल या कण। अब कण आप देखोगे रेत के कण, धूल के कण कितने बारीक बिल्कुल महीन होते हैं, लेकिन क्या इतना महीन बर्फ़ का कण आपको दिखाई देगा? बर्फ़ के तो पूरे के पूरे आपको टुकड़े दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर उसी की तुलना कर दी गई है बर्फ़ के टुकड़े के साथ। इसीलिए यहाँ पर यूज हुआ है मेटाफर का। तो जो डस्ट ऑफ स्नो है वो अपने आप में ही मेटाफर है। और लास्ट में है इंजैम्बमेंट। इंजैम्बमेंट का मतलब होता है कि आपकी पोएम की पहली लाइन या कोई भी लाइन आप पढ़ रहे हो, वो अगली लाइन में आप फ्लो में चले जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता कब आपकी पहली लाइन ख़त्म हो गई और कब आप दूसरी लाइन में एंटर हो चुके हो। वैसा ही इस पोएम में आपको देखने को मिल रहा है। पोएम की लाइंस बिल्कुल छोटी छोटी हैं और आपको पता भी नहीं चलता कब आप पहली लाइन ख़त्म करके दूसरी लाइन पढ़ने लग गए। यानी दोनों लाइन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड सी महसूस होती हैं और इसी प्रकार पोएम में साउंड की गति बनी रहती है। तो ये थे इस पोएम के लिटरेरी डिवाइस। अगली वीडियो में जानेंगे इस पोएम की डिटेल में समरी और इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।